बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक एक जालिम और लालची शौहर के ऊपर है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पढ़ रहे हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। आज माजिद घर आए तो बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें इस हालत में कभी नहीं देखा था। आगे बढ़कर जब मैंने खाने का पूछा, उनका हालचाल दरियाफ़्त किया तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। उनको करीब था कि वो मुझ पर आकर हाथ उठा देते, लेकिन मैं किचन की तरफ चली गई। उनके लिए चाय वगैरह बनाने लगी। वो मेरे हुस्न सलूक से हमेशा मुतासिर हुए। गुस्सा करने के बाद में माफ़ी मांगते। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं चाय बनाकर उनके कमरे में गई तो वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। माजिद, क्या हुआ, खैर तो है ना? आज आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैं बेड पर बैठते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ बात ही ऐसी हो गई थी। मेरे एक सीनियर कलीग से मेरी लड़ाई हो गई। हालांकि गलती असगर साहब की थी, मगर बॉस ने मुझे चुप रहने का कहा। मेरे शौहर गुस्से के तेज़ थे और मैं उनकी ये बात अच्छे से जानती थी, इसीलिए मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। उनका गुस्सा ठंडा हुआ, चाय पीकर खुश हो गए। बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बाज़ार से कुछ लेकर आता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, तुमने अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खाई। उनके इस बात पर मैं मुस्कुरा कर रह गई। गुस्सा करने के बाद हमेशा ही वो ऐसी बातें करते थे। थोड़ी देर के बाद वो घर में दाखिल हुए। उनके पास खाने की तो कोई चीज़ नहीं थी, अलबत्ता लकड़ी की एक कंघी उठा रखी थी, जिसे देखते ही मैंने पूछा, ये क्या लाए हैं आप? नहीं, ये तो सिर्फ मैं अपने लिए लाया हूँ। इससे तुम्हारे खूबसूरत बालों में कंघी करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तो क्यों ना करूँ, तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर हक है और तुम्हारा मुझ पर। मैं तुम्हारे बालों को नहीं, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे बालों का पुराना आशिक हूँ। माजिद मुझे शीशे के सामने ले गए और मेरे बालों में कंघी फेरने लगे। मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि माजिद मुझ पर इतने मेहरबान तो कभी ना हुए थे। काफ़ी देर मेरे बालों की सताइश करने के बाद उन्होंने मुझे खाना बनाने का कहा। मैं किचन में चली गई। वापस आई तो वो खामोश बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देख रहे थे। हमने मिलकर खाना खाया। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि माजिद का मूड पहले से काफ़ी खुशगवार हो गया था। मैं रात को कामकाज से फारिग हुई तो माजिद भी मेरे पास आ गए और बोले, मेरी प्यारी बीवी, तुम कितना काम करती हो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत थक जाती होगी। आओ तुम्हारे सिर की मालिश कर दूँ। माजिद के मुंह से ये बात सुनकर मेरा तो दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। कोई शौहर अपनी बीवी का इतना ख्याल रखे तो वो ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करेगी। अपने शौहर की इस मोहब्बत को मैं अल्लाह ताला की नेमत समझती। उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई। रात को पुरसुकून नींद करने के बाद मैं उठी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि माजिद खुद ही नाश्ता बनाकर ऑफिस चले गए हैं। मुझे एहसास नदामत भी हुआ कि मेरा शौहर मेरा इतना ख्याल रखते और मैं उनके लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकती। खैर, मैं उनके वापसी आने का इंतज़ार करने लगी। वो वापस आए तो खिलाफ मामूल बहुत खुश लग रहे थे। उनके हाथ में खाने पीने की चीज़ें भी थीं जिसे वो खुद ही फ्रिज में रखने लगे। बोले, आज मैं खाना बाहर से लेकर आया हूँ, आओ खाना खाते हैं। मैंने प्लेट में खाना लगाया और हम दोनों मीठी मीठी बातों के दौरान खाना खाने लगे। मुझे तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में माजिद के साथ ही बात कर रही हूँ, क्योंकि माजिद इंतहाई गुस्से वाले शख्स थे। उनके गुस्से से करीबन हर कोई वाकिफ़ था, मगर मुझे वो न जाने क्यों बदले बदले से लगते। खाना खाने के बाद मैं अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गई। वो गलोला करने के लिए लेट गए, मगर थोड़ी ही देर बाद कमरे से बाहर आ गए। वो किचन में आकर मेरे पास खड़े हो गए। मैंने सवालिया नज़रों से देखा तो बोले, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उनके कहने पर मैंने आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे आंखें खोलने का कहा। मैंने देखा सामने एक खूबसूरत सी अंगूठी और उसके साथ एक छोटी सी बोतल रखी हुई थी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से वो अंगूठी पहनाई और फिर वो बोतल मेरी तरफ बढ़ा कर बोले, मैं तुम्हारे लिए 4000 रुपये का कीमती हेयर ऑयल लाया हूँ। उससे ना सिर्फ तुम्हारे बाल सेहतमंद होंगे बल्कि उससे तुम्हारे बालों की मजबूती देखने वाली हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से फूले न समाई। मुझे शुरू से ही महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ था। मैंने सुना खूबसूरती और सेहत के लिए चीज़ जितनी महंगी हो उतनी अच्छी है। अब न जाने इस बात में हकीकत है या नहीं, मगर बहरहाल मेरा यही मानना था। उनके दिए हुए तेल को मैंने लगाया शुरू किया तो वाकई मेरे बाल लंबे और घने होते चले गए। मैं तो अपने शौहर की इस बात पर इतनी खुश थी कि अपनी सभी सहेलियों को इस ऑयल के बारे में बताने लगी। मेरे शौहर भी मुझसे बहुत खुश थे। कहते, मेरी बीवी मेरे मुताबिक खुद को ढालना चाहती है। ये करीबन एक हफ्ते के बाद की बात है। माजिद कहने लगे, आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है। मेरे दफ्तर के एक कोलीग ने मुझे अपने घर आने की दावत दी है।
वहाँ और भी लोग होंगे, तुम तैयार हो जाओ, अपने बाल अच्छी तरह खोलकर खूबसूरती से फैला लेना, मुझे तुम्हारे बालों से इश्क है। वो मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोले तो मैंने भी खुद को खूब संवारा। शाम के वक्त जब हम घर से निकले तो उन्होंने मेरी नज़र उतारी, बोले तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, खुदा नज़र बद से बचाए। फिर हम गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हम नियाज़ी साहब के घर पहुंच गए। यहाँ पर और भी काफ़ी लोग आए हुए थे, गालिबन दफ्तर के ही लोग थे, कारोबारी हजरात भी थे, जबकि खाने के लिए खवातीन और मर्द अलग अलग जगहों पर बैठ गए थे। मैं भी औरतों के बैच में बैठी थी, मेरे शौहर मर्दों वाले खाने में चले गए थे। खैर, सब खवातीन का आपस में तारुफ हुआ तो औरतों ने मेरे बालों की खूब तारीफ़ की, मगर मेरी एक पुरानी सहेली नाज़बीन भी उसी महफिल में मौजूद थी। वो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देख रही थी। महफिल ख़त्म हुई तो नाज़बीन मुझे अकेले में ले गई। क्या हुआ है नाज़बीन, तुम्हारा अंदाज़ बड़ा अजीब सा है। मैं उसे डरा सहमा देख कर कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? देखो तो ज़रा, तुम्हारी आंखों के नीचे कितने गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। लगता है माजिद तुम्हें खाने को कुछ नहीं देता। मुझे तो तुम्हारी हालत कुछ और ही बता रही है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तुम यूँ तो मत कहो। मैं उसकी बातों में उलझ कर रह गई। अच्छा खैर, मैं तुम्हें एक आंटी का नंबर देती हूँ, तुम उनसे ज़रूर बात करना, वो हर मसले का हल बता देती है। मगर मुझे कोई मसला नहीं, मैंने चिढ़ कर कहा। मसला तो हो सकता है ना, मुस्तकबिल में कभी भी कहीं भी हो सकता है। उसने पुरस्कार से लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, ये मोहतरमा उनका तारुफ क्या है? मैंने नाज़मीन के बताए हुए ख़वातीन के बारे में पूछा। ये हर तरह के मसले हल करती थी। मजबूर औलाद से महरूम ख़वातीन उनके पास आती हैं, उनके पास जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। नाज़मीन की बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। हम लोग करीबन रात के 11 बजे घर आ गए। माजिद ने मुझे देखा तो सदकेवारी जाने लगे, बोले तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उन्हें पार्टी में नाज़मीन की कही हुई बात कही तो बोले, लड़कियां तुमसे हसद करती हैं। दरअसल तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं कि आजकल ऐसे बाल जो हैं वो किसी के नहीं होते। ज़माना बदल गया है, मगर मेरी बीवी का हुस्न नहीं बदला। माजिद की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी, मगर आज मुझे कुछ थकन सी हो रही थी। लगता था जैसे मैं वाकई बीमार पड़ गई हूँ। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं वाकई हैरान रह गई। मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था, जबकि मेरे बाल पहले की तरह लंबे, खूबसूरत और घने थे। मगर मैंने उसे थकन का असर समझा और जाकर अपने कमरे में सो गई। काफ़ी देर के बाद जब मैं उठी तो मेरा सर भारी सा हो रहा था, बाजुओं में शदीद सा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे जिस्म में चूंटियाँ रेंग रही हों। मैंने माजिद को बताया, वो भी परेशान हो गए, बोले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हम लोग शाम को ही डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें शदीद कमज़ोरी हो गई है, इनको अच्छी खुराक दें और इनको खुश रखें। माजिद ने डॉक्टर की बात सुनकर मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहे हूँ कि क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मैंने डॉक्टर को खुद ही बता दिया, डॉक्टर साहब मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। नहीं, आपको अपनी खुराक तब्दील करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाएं और दालों का भी इस्तेमाल करें। डॉक्टर ने मुझे दवा के साथ साथ खाने की भी हिदायत दी। हम लोग घर आए तो मेरा बुरा हाल था, जिस्म बुखार में तप रहा था। माजिद ने मुझे दवा दी और सोने के लिए कह दिया। वो खुद भी न जाने कहाँ चले गए थे। मैं मारे थकन के बिस्तर पर नींद दराज हो गई। मुझे यूँ नींद नहीं आई जैसे बरसों की थकी हुई थी, मगर नींद के दौरान मैं बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। बार बार मेरी आँख खुल जाती, बार बार मेरी आँख खुल जाती। ऐसा लगता जैसे कि मैं अभी मेरा सांस बंद हो जाएगा और मेरा इस दुनिया से राब्ता ही ख़त्म हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। शायद दवाओं का असर था। कुछ दिन ये दवाएं जारी रहीं, मगर इन दवाओं के मुसलसल इस्तेमाल के बाद भी मेरी तबीयत भोजल रहती। चेहरा पहले से भी ज़्यादा जर्द होता गया। मेरी समझ में ना आ रहा था कि आखिर मुझे बीमारी क्या है। तब मैंने एक दिन सोचा, मैं अपने मायके जाती हूँ, अम्मा से इस बारे में पूछूंगी, शायद वही कोई हल बता दें। अम्मी के यहाँ गई तो वो भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। बोली, बेटा तू तो आधी रह गई है, हो क्या गया है? माजिद क्या तेरा ख्याल नहीं रखता? मैं उन्हें क्या बताती कि माजिद मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी हालत के पेश नज़र वो खुद भी परेशान थे। मैंने अम्मा से कहा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलें, लेकिन डॉक्टर के पास तो तू हो आई। अम्मा ने सोचते हुए कहा, ऐसा करती हूँ कि मैं तुझे शाजिमा के पास ले जाती हूँ, नई नई यहाँ मोहल्ले में आई है, उसके चर्चे बड़े सुने हैं मैंने। उसके यहाँ कोई औरत खाली हाथ नहीं जाती, खुदा ने उसके हाथ में शिफा रखी है। कौन शाजिमा? मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने मुझे उसके बारे में तफसील से बताया। खैर बाद में पता चला कि ये वही शाजिमा थी जिसके बारे में मेरी सहेली ने भी मुझे बताया था।
बहरहाल अम्मा ने मुझे अगले ही दिन आने का कहा। आज काफ़ी देर हो चुकी थी कि शाज़िमा के घर के दरवाजे अब बंद हो चुके होंगे। मैं उस दिन बहुत परेशान थी। शाम को घर आई तो माजिद मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें सारे मामले से आगाह किया तो वो चिढ़ गए और बोले, अब तुम इन पीर फ़कीरनी के पास जाओगी? ये तो सिरे से झूठ बोलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी पीर के पास जाने की। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। माजिद की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई। मैं जानती थी कि इस मसले का हल डॉक्टर के पास नहीं होगा। यकीनन मुझे अपना रूहानी इलाज करवाना पड़ेगा, मगर माजिद ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। बोले, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। अगले दिन अम्मा का फ़ोन आया। कहने लगी कि तुम मेरे से वादा करके गई थी लेकिन तुम आई नहीं। उन्हें माजिद के बारे में मैंने बताया कि वो मुझे नहीं आने देना चाहते। अम्मा ये बात सुनकर ख़ुद भी परेशान हो गई। बोली, तो फ़िक्र नहीं कर, मैं ऐसा करूँगी कि उससे पानी दम करवा कर ले आऊँगी, फिर वो पानी तुझे दे दूँगी तो तू खुद अपना ख्याल रख, ठीक हो जाएगी। अम्मा की बात से मैं भी मुतमईन हो गई कि माजिद को भी नाराज़ नहीं करना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अगले दिन अम्मा ने मुझे शाज़िमा का दम किया हुआ पानी दे दिया। मैं वो पानी लेकर घर आ गई कि मेरी हालत उसे पीकर संभलने लगी। मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस हो रही थी। 2 ही बार पानी पीने के बाद मेरी तबीयत में ताज़गी आ गई थी। काफ़ी दिनों से मैंने गुस्ल तक नहीं किया और क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती और मुझसे चला तक ना जाता, मगर आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने गुस्ल किया और नमाज़ वगैरह पढ़ी। मैं बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। शाम को माजिद आए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। उनको देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। तुम फिर आज अम्मा के यहाँ गई थी? माजिद ने आते ही सवाल किया। अरे, आपको कैसे पता चला? मैंने उल्टा उनसे पूछा। ये मत पूछो, बताओ कि तुम अपनी अम्मा के पास गई थी ना? जी माजिद, मैं गई थी। मेरी बात पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें किसने कहा था? मैंने मना किया था ना कि ढोंगी पीरों के पास मत जाना। नहीं माजिद, मैं किसी पीर वीर के पास नहीं गई हूँ। वो तो अम्मा ने दम किया हुआ पानी मुझे दिया था। कहा है कि हफ्ते में बस 2 बार पीना है। तुम पर जो भी बुरे असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरी बात पर माजिद गुस्सा करने लगे। तुम पर क्यों कोई बुरे असरात होंगे? तुम कोई हूर परी हो जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। माजिद की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। बोले, तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो मेरे घर से भी चली जाओ। मुझे ऐसी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरी बात का परहम भी ना रख सके। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने ऐसी नाफरमानी तो की भी नहीं थी। मैंने उनसे कह दिया कि आइंदा अम्मा के घर नहीं जाऊंगी, लेकिन दम किया हुआ पानी किसी के हाथ मंगवा लूँगी। यकीन माने मेरी तबीयत वो पानी पीकर काफ़ी संभल गई है, मगर माजिद इस बात पर भी राज़ी नहीं थे। तब उनकी ज़िद देखकर मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने उनसे मशवरा किए बगैर हर बात अम्मा को बताई तो वो बोली, बेटी आखिर वो तुम्हारे मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है? शौहरों को तो बाहर के कामों से फुर्सत नहीं आती। आखिर क्या बात है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी छोटी छोटी बात पर दखल अंदाजी करता और फिर तुम्हें एक जायज़ चीज़ से भी मना कर रहा है? माजिद की सारी बातों पर गौर करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी हर सही चीज़ से माजिद को नफ़रत है। मेरी नमाज़ पढ़ने से मेरे पाक साफ़ रहने तक माजिद मुझे किसी चीज़ में भी हौसला अफजाई ना करते। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम नमाज़ पढ़ूं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातें मानूं। ख़ुद तो वो मुझे जो भी दवा ला कर देते थे उससे मुझे ज़रा भी आराम ना होता था। तब मैं माजिद के बारे में जानने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मुझे अब उनकी हरकतों पर यकीन की हद तक शक हो चुका था। अगले दिन माजिद आए तो मैंने उनसे खाने पीने का ना पूछा। उन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की, जैसे मुझसे खफा हो गई हूँ। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर नमाज़ पढ़कर दुआ की और सो गई। इस्तिखारा करने के बाद जब मैं दाएं करवट पर सोई तो मुझे अजीब से ख्वाब आए। देखा कि मेरा शौहर सो रहा है, उसके आसपास गंदगी पड़ी है, जबकि मैं उनके सराहने परेशान खड़ी हूँ। मेरी नज़र उनके बैग पर पड़ती है। मैं वो बैग उठाकर उसमें से चीज़ें निकालने लगती हूँ, पर न जाने क्या हुआ, एकदम मेरी आँख खुल गई। मैं हैरान रह गई, ये कैसा ख्वाब था। हैरत की बात यह थी कि जैसे ही मेरी नज़र टेबल पर पड़ी, मैंने देखा कि माजिद का बैग बिल्कुल वहीं पर पड़ा था जहां मैंने ख्वाब में देखा था। मैं कुदरत के इस इशारे को समझ गई थी और बैग जाकर खोला तो मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला। फिर मैं बंद करने लगी ही थी कि अंदरूनी जेब में मुझे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिली, जैसे कटे हुए नींबू का अजीबोगरीब किस्म के पत्ते, नक्श और ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल जादू में किया जाता है। मैं ये सब देख ही रही थी कि माजिद की आंख खुल गई। उनकी नज़र फ़ौरन मुझ पर पड़ी तो फ़ौरन गुस्सा होने लगे। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे बैग की तलाशी ले रही हो? जी हाँ, मैं आपके ही बैग की तलाशी ले रही हूँ, मैंने मजबूती के साथ कहा। अच्छा, तो फिर क्या ख़जाना मिल गया तुम्हें? वो चिढ़ कर बोले और बैग मेरे हाथों से छीन लिया। लेकिन मेरे हाथ में कटे हुए नींबू नक्श देखकर वो भी ठिठक कर रह गए। ये क्या है, पूछ सकती हूँ मैं आपसे? मेरी बात पर माजिद ने नफरत से मुंह फेर लिया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे कामों में ज़रा सी भी दखल
अंदाज़ी करने की कोशिश करे। तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। माजिद उल्टा मुझ पर ही बरसने लगे, मगर मैं जान गई थी कि ये शख्स दायरे इस्लाम से भी खारिज हो चुका है, क्योंकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं उन सब का रास्ता एक ही तरफ जाता है। मैंने अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो अना का बुत निकला। फिर मैंने भी उनसे बात करना छोड़ दी, यहाँ तक कि हमारे दरमियान तलखी भरे फासले भी आ गए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर हिदायत देने का काम तो अल्लाह का ही है। अपनी माँ को इस सारे मामले से आगाह किया, तब उन्होंने मुझे कहा, बेटी हमसे जो हुआ वो गलत था, अब तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, तुम्हारे पापा तुम्हारी खुला की बात करेंगे। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई, माजिद ने मुझे खुद ही तलाक दे दी। उसके बाद मैंने सुना कि उसके पास काफ़ी दौलत आई। मेरे सामने भी उनकी सारी हकीकत खुल चुकी थी, जैसे उसने मुझे उसके कामों के लिए इस्तेमाल किया हो। खुदा किसी के भी शौहर को इतना खुदगर्ज और लालची ना बनाए जैसे कि माजिद थे। आज उनके पास काफ़ी दौलत है। हमारी तलाक को 2 साल हो गए हैं। मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। अब मुझे बस इस बात का इंतज़ार है कि कब माजिद को उसके किए की सज़ा मिलती है, कब वो अपने रास्ते पर वापस पलटता है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।